पाकिस्तान आजाद कब हो गया? आजाद होने के लिए गुलाम होना पड़ता है, गुलाम होने के लिए एग्जिस्ट करना पड़ता है। भाई आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं गुलाम कैसे कर लूंगा आपको? द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कहां यूज हुई है पता है आपको? आप लोग बताइए, गेस कर सकते हैं? पाकिस्तान में। ये जितनी इंटेलिजेंस आपकी है ना, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान जो है वो दो नेशन थ्योरी है, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हम किसी के साथ रह ही नहीं सकते, अंदर आएंगे तो काट लेंगे, बाहर जाएंगे तो काट लेंगे। वो क्रिएट किया है, मतलब समझ लीजिए समाज जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। दिमागों पे ताला मार के आपने दरियाए सिंध में बहा दिया है। वो चाबी गलती से हमारे यहाँ भी नहीं मिल रही है कि हम आपको वापस लौटा दें। बागा पे आपने इतने ऊंचे ऊंचे लातों वाले आदमी बैठा रखे हैं कि जाने में डर लगता है। 1947 से पहले देखे, मेरे जो आबाओ अजदाद थे या आपके, हम सब के, वो सारे इकट्ठे थे। उस वक्त कोई नहीं ऐसे था कि कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था या कोई सिख था। सारे उस वक्त हिंदुस्तानी थे। फिर ये एक बंटवारा हुआ, बंटवारे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि जिसमें जो है नफरत बढ़ाई गई। आपको पता है कि उसमें बहुत सी जानें गई, मुसलमानों को भी मारा गया, सिखों को भी, हिंदुओं को भी, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और वो नुकसान आज तक हम जो है वो उसको पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी खास तौर पर उस नुकसान को। देखिए, जानी नुकसान तो एक हुआ, और उसके बाद में जो एक नफरत बोई गई, एक नफरत का बीज इस कौम के जहन में, दिलो दिमाग के अंदर बोया गया, वो आज उसको हम काट रहे हैं। यहाँ पर भगत सिंह के घर को देखना चाहते हैं, सरदार भगत सिंह शहीद के घर को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिलता। 1947 के बाद में हम सेपरेट जरूर हो गए उनसे, अपने भाइयों से हम अलग जरूर हो गए। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम गुलाम नहीं थे, हम सेपरेट हुए हैं, तो ये आज़ादी नहीं है। हमें अलग एक मुल्क मिला, लेकिन उस मुल्क के साथ हमने क्या किया, उसके शहरियों, उस वासियों के साथ हमने क्या किया, अपने जो हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, क्रिश्चियन भाई थे, उनके साथ हमने क्या किया, हत्ता के मुसलमानों के साथ हमने क्या किया। बहनों को धमकियां दी गई। तो ये तो हालात हैं, मुसलमानों के हालात भी वही हैं, हिंदुओं के अब बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो कौन सी आज़ादी? मैं तो इसको देखता हूँ कि इससे बेहतर था कि हम अंग्रेजों के तसल्लुत में रहते। तो रिलीजन क्या होता है? तो वो सारे के सारे जो हम कहते तो वो कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, कोई एक रिलीजन सुपीरियर नहीं होना चाहिए। हमको सिखाने आए थे, हमसे सीख के गए। आज इसरो चांद पे जाने वाला है, पहुंच लैंड करने वाला है 10 साल के अंदर। मैन मिशन भी आप देखेंगे, आदमी भी भेज दिया हमने। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुजफ्फर भी बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी भी बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। सो दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रिबा जी, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे। थैंक यू सर। थैंक यू रिबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान आफ्टर फ्रीडम और इंडिया आफ्टर फ्रीडम, यानी कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद की क्या सिचुएशन रही और इंडिया में आज़ादी के बाद की क्या सिचुएशन है। ये पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की जानिब से कि इंडिया में आज़ादी के बाद क्या सरकमस्टांसेस रहे अब तक। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये पाकिस्तान आजाद कब हो गया? आजाद होने के लिए गुलाम होना पड़ता है, गुलाम होने के लिए एग्जिस्ट करना पड़ता है। भाई आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं गुलाम कैसे कर लूंगा आपको? इन ऑर्डर टू बी स्लेव्ड और इन ऑर्डर टू बी कॉलोनाइज यू मस्ट एग्जिस्ट। आप एग्जिस्ट करती नहीं थी 1947 के पहले, और आप कह रही हैं कि हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे आप? भारत गुलाम था, हिंदुस्तान गुलाम था। भैया मुझे तो देखिए, दुनिया का पहला आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानती है कहां है? द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कहां यूज हुई है पता है आपको? आप लोग बताइए, गेस कर सकते हैं? पाकिस्तान में। ये जितनी इंटेलिजेंस आपकी है ना, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान जो है वो दो नेशन थ्योरी है, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हम किसी के साथ रह ही नहीं सकते, अंदर आएंगे तो काट लेंगे, बाहर जाएंगे तो काट लेंगे, मतलब एनु वट दो। पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन होना चाहिए एनु वट दो। बात अच्छी नहीं लगी वट दो, बात खराब है वट दो। भाई आई मीन कैसे आप इंडिपेंडेंस हो गया आपका? इंडिपेंडेंस इंडिया का हुआ, आप इंडिया से अलग हुए, आपका पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ। आप पढ़े इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, किसी ने पढ़ा है आपके यहाँ पे? किसी ने पढ़ा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? मुजफ्फर भाई हो या कोई और हो, नहीं पढ़े? मैं सुना देता हूं आपको, सुन लीजिए क्या लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सॉरी एज फ्रॉम, यानी कि 15 एज फ्रॉम 15th day of August 1947 two independent dominions shall be set up in India। 15 अगस्त 1947 से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन को इंडिया में क्रिएट किया जाएगा, इंडिया से क्रिएट किया जाएगा। एक का नाम होगा पाकिस्तान और दूसरे का नाम होगा हिंदुस्तान, डोमिनियन ऑफ भारत, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें डेट मेंशन है कि फ्रॉम 15th day of August 1947, डेट मौजूद है, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं अपने समाज से। इससे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कहीं देखी नहीं है। झूठ और झूठ, और उस झूठ को आपने नफरत में बदल दी। उस झूठ को आप बचाते 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 आपने एक ऐसा वो क्रिएट किया है, मतलब समझ लीजिए समाज जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। एटम बम तो फिर भी पता होगा कि ये आज के दिन इतना फटेगा, आपके समाज का तो कुछ पता नहीं। झूठ, और अगर सच बोला जाए तो आप घबरा जाते हैं। मैंने नोटिस किया है कि यदि आपको सच बोला जाए तो मुझे लोग बोलते हैं मेरे खिलाफ मत बोलो। सच बोलना खिलाफ बोलना हो गया है पाकिस्तान में। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ पास करें तो पीपल से तुम तो खिलाफ बोल रहे हो मेरे। तो अब आप इसका क्या कहेंगे? पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तान को अपना क्रिएशन डे मनाना चाहिए कि we came into existence on 1947 on the 15th day of August। आप बना रहे हो इंडिपेंडेंस डे। फ्रॉम whom did you get independence? पाकिस्तान एग्जिस्ट कहां करता था 1945 1947 के पहले? तो आप आई शडर टू थिंक कि आपके थिंकर्स भी आपको ये नहीं बता रहे हैं। कोई किताब नहीं लिख रहा है, कोई कोर्ट में नहीं जा रहा कि ये सरासर झूठ है कि हम 14 अगस्त 1947 को अपना वो मना रहे हैं डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ना तो 14 अगस्त ठीक है, ना तो इंडिपेंडेंस ठीक है। भाई मुगल, अगर मुझे आपको गुलाम बनाना है तो आप एग्जिस्ट करेंगी तब ना। मुजफ्फर भाई एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं इनको गुलाम बना लूंगा। और आप आजाद तब होंगी जब आप गुलाम होंगी। भारत एग्जिस्ट करता था, और जो लोग ये कहते हैं कि 1947 को दो मुल्क आए एग्जिस्टेंस में, उनका भी मेंटल डिप्राइव्ड है। अगर दो मुल्क आए तो फिर गुलाम कौन हुआ था? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में तो इंडिपेंडेंस मिली ना। अगर उस दिन दो मुल्क वजूद में आए तो साला गुलाम कौन था? फिर गुलाम तो वही होगा जो वजूद में आएगा, उसी को फ्री कर रहे हो ना। इंडिपेंडेंस मीन्स फ्री। दिमागों पे ताला मार के आपने दरियाए सिंध में बहा दिया है। वो चाबी गलती से हमारे यहाँ भी नहीं मिल रही है कि हम आपको वापस लौटा दें। पोस्ट अब आप जाने नहीं देते यहां से। बागा पे आपने इतने ऊंचे ऊंचे लातों वाले आदमी बैठा रखे हैं कि जाने में डर लगता है, कब वो खोपड़ी में बजा दे जूते अपने। तो भाई हम पाकिस्तान के लोगों से एक ही चीज कह सकते हैं, खुदा का खौफ करें। जी चलें। मुजफ्फर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ये कि पाकिस्तान आजादी के बाद क्या था और हिंदुस्तान आजादी के बाद क्या थे? कहां पर देख रहे हैं? देखिए, सारी चीजें तो डॉक्टर साहब ने बता दी हैं। डॉक्टर साहब ने अपने बारे में कम बताया, हमारे बारे में ज्यादा बताया। तो मेरे पीछे तो इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं बताने को। तो चीजें इन्होंने देखे दोनों चीज। हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उनका देखें ज्यादा नॉलेज है, हर चीज है। मैं पाकिस्तान इनकी बात की तायीद करूंगा। बिल्कुल सही है कि हमें भी ये चीजें अभी पता चली हैं कि जब हम
कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं या इंडिया को हमने देखना शुरू किया, तो इंडिया के लोगों ने हमें सही बताया हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री हमसे ज्यादा इंडियन जानते हैं। हमें हमारे बारे में हमसे ज्यादा इंडियन भाई जो हैं हमारे, वो ज्यादा हमको जानते हैं, क्योंकि हम एक हैं लेकिन हम मानते नहीं। आपको पता कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन वो हमें अपना मानते हैं। उनसे जब भी बात होती है, जब भी उनके साथ मैसेजिंग होती है, कोई भी होती है, वो ये कहते हैं कि आप हम में से ही हैं। बेशक हम आप हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन हम आपको अपना ही समझते हैं। ये फर्क है इंडियन में और पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी उनको अपना नहीं समझते, पाकिस्तानी उनको अपना दुश्मन समझते हैं इंडियन को। लेकिन इंडियन हमें आज भी कहते हैं कि जी आप हमारे भाई हैं, आप हम में से ही अलग हुए हैं, इसलिए हम आपको अपना तस्लीम करते हैं। आज आप हमसे दूर जरूर हैं, कोई वक्त ऐसा आएगा कि आपको एहसास होगा अपनी गलती का, तो आप मुड़ के देखेंगे हमारी तरफ। और जब आप हमारी तरफ मुड़कर देखेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी देखे, बड़ी ही प्यारी बात उन्होंने करते हैं, बड़ी ही अच्छी बात करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है जी आप हमसे नफरत करते हैं तो हम भी आपसे नफरत करते हैं। तो हमारी तरफ से नफरत है और उनकी तरफ से मोहब्बत है। और ये नफरत जैसे कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये नफरत पता नहीं कब खत्म होगी। कोशिश तो हम कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और ये नफरत कम करने की कोशिश में हमें लोगों की नफरत देखनी पड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग हमसे नफरत करना शुरू हो गए हैं कि ये इंडिया का नाम क्यों लेते हैं, या इंडिया से ये अपना रिश्ता क्यों बेहतर करना चाहते हैं। या जो एक वक्त था कि हम एक साथ थे 1947 से पहले, देखे मेरे जो आबाओ अजदाद थे या आपके, हम सब के, वो सारे इकट्ठे थे। उस वक्त कोई नहीं ऐसे था कि कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था या कोई सिख था, सारे उस वक्त हिंदुस्तानी थे। फिर ये एक बंटवारा हुआ, बंटवारे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि जिसमें जो है नफरत बढ़ाई गई। आपको पता है कि उसमें बहुत सी जानें गई, मुसलमानों को भी मारा गया, सिखों को भी, हिंदुओं को भी, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और वो नुकसान आज तक हम जो है वो उसको पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी खास तौर पर उस नुकसान को। देखिए जानी नुकसान तो एक हुआ, और उसके बाद में जो एक नफरत बोई गई, एक नफरत का बीज इस कौम के जहन में, दिलो दिमाग के अंदर बोया गया, वो आज उसको हम काट रहे हैं। वो किस तरह काट रहे हैं कि अब देख लें कि ना तो कोई इंडिया जा सकता है यहाँ पाकिस्तान से, अगर वो कोशिश भी करेगा। मैंने अभी एक जगह पर बैठा था, तो वो लोग थे, वो कह रहे थे कि मैं अजमेर शरीफ जाना चाह रहा हूँ, मैं वहां पर बरेली में जाना चाह रहा हूँ, मैं मुंबई जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल रहा, मुझे वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। वो देखें हमारी ये सारी पॉलिसीज हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। और ये जो नफरत है, उस नफरत की वजह से ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया से पाकिस्तान आना चाहते हैं, लालपुर को विजिट करना चाहते हैं, लाहौर को देखना चाहते हैं, यहाँ पर भगत सिंह के घर को देखना चाहते हैं, सरदार भगत सिंह शहीद के घर को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिलता। अपने यहाँ पर करतारपुर में आना चाहते हैं, यहाँ पर ननकाना साहब आना चाहते हैं, कुछ को वीजा मिल भी जाता है लेकिन अक्सर बेचारे रह जाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान से भी बहुत सारे, क्योंकि उनकी दरगाहें हैं वहां पर, उनके अबवा अजदाद के घर बार हैं, लोग जाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन एक जो 1947 को जो एक बुनियाद, एक लकीर खींच दी गई थी, और वो लकीर, वो बॉर्डर नहीं था, ये वाघा बॉर्डर या ये अटारी बॉर्डर नहीं था, वो नफरत की लकीर खींची गई है। और वो नफरत की लकीर, मैं माजरत के साथ कहता हूं कि वो हमारी तरफ से खींची गई है। मुझे फिर ये इसको क्रिटिसाइज करेंगे पाकिस्तानी हमारे भाई, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि वो नफरत जो है वो हमारी तरफ से खींची गई है। हमारे उलमा कराम ने मस्जिदों के अंदर बैठकर जुमे के खुतबों के अंदर इंडिया के खिलाफ जो है बातें की हैं, वो माइंडसेट क्रिएट किया गया है। हमारी जो किताबें हैं, किताबों के अंदर हिस्ट्री की बुक्स हैं या इस्लामियात की, उसके अंदर जो एक बात कही गई कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों को मारने वाला है, हिंदू के साथ नफरत करो, वो चीजें। उसके अलावा आप देखें कि मुआशरे के अंदर भी कि यहाँ पर क्या हाल है कि मैं अगर यहाँ पर अगर रहीम यार खान या इस एरिया की बात करूंगा, तो हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है, हिंदू के साथ वही नफरत है, वही जो एक बीज जो बोया गया था, उसको बेचारे को
बर्तन उसके अलग है, उसके आपके साथ आकर वो बैठ नहीं सकता, वो आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, इतनी उस बेचारे की बुरी हालात है। तो ये नफरत का ही असर है। वो नफरत ये आप जैसे आप कह रही हैं कि जी आजादी, कौन सी आजादी मिली हमें 1947 के बाद में? हम सेपरेट जरूर हो गए उनसे, अपने भाइयों से हम अलग जरूर हो गए। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम गुलाम नहीं थे, हम सेपरेट हुए हैं, तो ये आजादी नहीं है। हमें अलग एक मुल्क मिला, लेकिन उस मुल्क के साथ हमने क्या किया, उसके शहरियों, उस वासियों के साथ हमने क्या किया, अपने जो हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, क्रिश्चियन भाई थे, उनके साथ हमने क्या किया, हत्ता के मुसलमानों के साथ हमने क्या किया कि मुसलमानों को आपने देखा कि यहाँ पर किसी के ऊपर भी आप तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसकी जान ले ले, यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। मेरे साथ किसी की दुश्मनी है तो यहाँ पर आकर वो 10 बंदे अगर खड़े होकर कह दें कि जी आज मुजफ्फर ने जो है नाउजुबिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, या इसने कुरान पाक के साथ कुछ इस तरह का किया है, तो लोग तो मुझे मेरी गर्दन उतार देंगे यहाँ पर। तो ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सी आजादी है, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन से वासी हैं इस मुल्क के कि जहां पर ना किसी की जान महफूज है, ना किसी का माल महफूज है। माल से अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक कारोबार शुरू किया, मैंने अपनी दुकान बनाई, दुकान के अंदर से मेरे साथ आकर बड़े मीठे प्यारे होकर उन्होंने अपने इस्लामी भाई होने का करके उधार माल लेके चले गए। किसी ने 5 लाख का माल ले लिया, किसी ने 10 लाख का माल ले लिया, किसी ने 20 लाख का माल ले लिया कि जी हम आपको लौटा देंगे। मेरी दुकान खत्म हो गई, पैसा मुझे एक पैसा नहीं मिला। आज भी लोगों से मैंने इसी तरह लाखों रुपए लेने हैं। जो बचे कुचे पैसे थे, कुछ जो चीज थी वो उससे घर का सर्कल चला रहा था, गाड़ी थी, वो गाड़ी आपके सामने ये 3-4 दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई। तो ये तो इस मुल्क का हाल है कि यहाँ पर जो एक शरीफ बंदा है, एक कोई अपनी जिंदगी जो है वो नेक नियति से, ईमानदारी से गुजारना चाहता है, किसी पर ट्रस्ट करके। देखिए मैंने ट्रस्ट किया, सबसे मैंने ट्रस्ट किया, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला कि मुझे इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो मैं कैसे बोलूं कि ये मुल्क जो है ये हमारे लिए बना है और इसमें हमें मुकम्मल आज़ादी है? कौन सी आज़ादी है? आपने देख लिया कि सिंध की बात, जैसे आपने देखा कि वो एक सीमा हैदर को लेके एक वाकया हुआ, उसको लेकर वहां पर हिंदुओं को अगवा किया गया, उनके मंदिर के ऊपर रॉकेट अटैक किया गया, उनके मंदिर को डिमोलिश किया गया, उनकी बेटियों बहनों को धमकियां दी गई। तो ये तो हालात हैं। मुसलमानों के हालात भी वही हैं, हिंदुओं के अब बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो कौन सी आज़ादी? मैं तो इसको देखता हूँ कि इससे बेहतर था कि हम अंग्रेजों के तसल्लुत में रहते, तो वो फिर भी हमारी जान और माल वहां पर महफूज था 1947 से पहले। मैं तो ये माजरत के साथ हमारे जो अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ पहुंचती है तो मैं पहले उससे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है बुझा हुआ है, मेरा दिल जो है टूटा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतर था कि हमें जो है वो अलग ना किया जाता, हम अंग्रेजों के नीचे ही रहते, तो फिर आज कुछ हालात हमारे बेहतर ही होने थे। लेकिन ये जो 1947 को एक लाइन खींची गई, एक बंटवारा किया गया, उससे तो मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया उस सारी चीज से। अभिषेक सर, पाकिस्तान का तो आपने बात की, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान था, जो भारत था, वो बनना वापस से अपनी ग्लोरी ले ली। दुनिया हमको बताने आई थी कि हम तुमको समझाते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है, हम तुमको समझाते हैं रिलीजन क्या होता है। तो वो आज सारे के सारे जो हम कहते तो वो कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, कोई एक रिलीजन सुपीरियर नहीं होना चाहिए। हमको सिखाने आए थे, हमसे सीख के गए। तो भारत अपनी ग्लोरी, भारत में कोई क्यों आया था? भारत कोई ऐसी जगह नहीं थी कि यहाँ पे लोग कुछ देने आए थे, भारत से लोग लेने आए थे और भारत से लेके गए। सबको दिया भारत ने, भारत को तोड़ा गया, भारत को लूटा गया, भारत को भारत के लोगों को बदला गया, सब कुछ सहा भारत ने। लेकिन भारत फिर खड़ा हुआ। आज इसरो चांद पे जाने वाला है, पहुंच लैंड करने वाला है 10 साल के अंदर। मैन मिशन भी आप देखेंगे, आदमी भी भेज दिया हमने दुनिया को एस्ट्रोनॉमी बताने। मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इसरो इंडिया की एस्ट्रोलॉजी की सफर शुरुआत होती है 1967 या 1969 से। दैट मैन नीड्स टू बी करेक्टेड
एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इंडिया में हजारों साल से थी। वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने आज हासिल की है कि अब हम जा सकते हैं वहां पे, बट बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं होती है। साइंस ऑलवेज प्रीसीड्स टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के पहले आती है। इकोनॉमिक्स में दुनिया की प्रूवन हिस्ट्री है कि हम दुनिया की 25% वर्ल्ड जीडीपी होते थे। वर्ल्ड में अगर पूरी दुनिया मिलकर के 100 रुपए कमाती थी तो 25 रुपए इंडिया कमाता था अकेले। 2.7% ऑफ द लैंड मास वो है भारत। बहुत होगा अगर थोड़ा बहुत इधर जो छिन भिन हुआ है वो 3% हो जाएगा। 3% ऑफ द लैंड मास के अंदर इतना नॉलेज पावर हाउस था ये कि ये दुनिया का 25 से 30% वर्ल्ड जीडीपी पैदा करता था। क्या नहीं दिया भारत ने? साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, क्या नहीं दिया हमने? हमें लोग समझ ही नहीं पाए। जो हम थे वो हमको समझ ही नहीं पाए और हमको वो समझाने लगे। हमको लोगों ने अपनी तरह से देखा। आप समझ रही हैं? तो रिभा जी, मेरा आपसे बस यही कहना है कि भारत जो था उस और उससे बेहतर बन के आएगा, और भी बेहतर बन के आएगा। और अंत में जितने भारत के लोग हैं वो अपने उनके ऊपर जो ये चोट लगा है, स्कार, इतने दिन का जो हमें जलालत झेलना पड़ा, और वो जलालत इसलिए कि हमने कहा सब सही है। अगर हम कह देते कि सब गलत है और हम सिर्फ सही हैं तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। हमने लोगों को गले, जैसे मुजफ्फर भाई बताया ना कि उनको गले लगाया, उन्होंने गले में हमारे खंजर उछेड़ दिया, क्योंकि हम कहते रहे भैया आपको आपका मुबारक, हमको हमारा मुबारक, आप सही हो, आप सही हो। सामने वाले आकर बोला हम सही हैं, तुम गलत हो, पॉलिटिकल सिस्टम तुमको नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, हम बताएंगे। और आज सब हमारे रास्ते पे। आज भारत कहां नहीं है? दुनिया के 3rd लार्जेस्ट जीडीपी इंडिया होने वाली है। और ये हिस्ट्री थी कि जो इंडिया की जो वर्ल्ड की जो टॉप 2 जीडीपीज होती थी उसमें भारत होता था। वी आर अगेन देयर। हिस्ट्री इज रिविजिटिंग रिबा जी। और मैं आपके लोगों को भी बता दूं कि आना उनको इसी रास्ते पे है। इसके लिए वो कितनी तबाही करेंगे, कितनी बर्बादी करेंगे, ये वो देख लें। रास्ता तो यही है और कुछ नहीं है। भारत ही रास्ता है। भारत से कौन सा इकोनॉमिक्स आप बात करते हो कि भारत का ट्रेड रोक करके 1 रुपए का सामान 150 रुपए में खरीद रहे हो, कह रहे हो कि हमको इकोनॉमिक्स आती है। लोगों में नफरतें ऐसी बारूद की तरह बिछा दी हैं कि एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया। भारत की संसद ने तो अभी बिल पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें भारत की संसद ने कहा बीजेपी गवर्नमेंट में कि लोगों के बीच में नफरत नहीं है, लोगों को व्यापार करने दें, सरकारी स्तर पे जो है वो मैटर को रहने दें। वैसे बात यह कि हम जब प्यार की बात करने आते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ये है और पिछले 700 साल से कि ये खंजर बीच में आता है। हम जब ये मानते हैं कि आप भी अब हमारी तरह सोचते हो कि हम भी आपको सच सही समझते हैं, आप भी हमको सही समझते हो, आप एक खंजर घुसड़ देते हो, क्योंकि आपके मन में से वो चीज नहीं निकल पाती। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान है। क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब जो गलत है, जो आई मीन इन दिस कंटेक्स्ट, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दिस कंटेक्स्ट आर्टिफिशियल मीन्स कंस्ट्रक्टेड, इमेजिन्ड। एक होता है ना कि आपने किसी को फंसाना है, चाल चल के उसको बुलाइए, ये वो सेटअप कीजिए, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके बोलिए कि देखो हम ये तुमने किया, हम ऐसा करेंगे। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियलिटी। अच्छा मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ग्रीक में जो पाकिस्तानियों को एक्सपेल किया गया उसके पीछे आखिर क्या रीजन है? कि काफी कंट्रीज में हम देखते हैं कि मुसलमानों को उस तरह मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता या पाकिस्तानी को अच्छा नहीं समझा जाता, इमेज खराब है। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन हमारी नीयत नहीं सही। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि पाकिस्तानियों की नीयत ही खराब है। हमारी कहते हैं ना वो, मैं उसमें फिर वो बात करूंगा जो हसन निसार ने बोला था कि पाकिस्तानियों का डीएनए ठीक नहीं है। तो बात कुछ कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो हमारा डीएनए खराब है, हम सबका, हम पाकिस्तानियों का डीएनए सही नहीं है, इसमें तब्दीली की जरूरत है। यही वजह है कि मैं पहले भी एक जो है वो जर्मनी में है डॉक्टर पवार, उनसे इंटरव्यू कर रहा था। वो कह रहे थे कि जब मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तानी, जब हम बाहर जाते हैं वहां पर चेकिंग होती है या कुछ पूछा जाता है तो वो पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन शो करते हैं। वो बताते नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं,
क्योंकि उन्हें पता कि अगर वो बोलेंगे पाकिस्तानी है तो उनको अलग कर दिया जाएगा, उनकी तलाशी ली जाएगी, उनके जो पेपर वगैरह चेक किए जाएंगे। तो वो जब हमारे साथ होते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हम भी इंडियन हैं, तो वो बच जाते हैं। अब यही फर्क देख लें दोनों मुल्कों का, यहाँ पर आप इंडिया का फर्क भी देख लें और पाकिस्तान का भी फर्क देख लें कि इंडियन को जो है तमाम ममालिक में बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी चेकिंग नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तो उनको रोक लिया जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है, उनके पेपर चेक किए जाते हैं। तो ये माजरत के साथ यहाँ पर फिर मैं अब क्या मैं करूं कि कहते हैं ना कि अपना झग्गा चुको तो थले ढिड नंगा हुंदा है। तो मैं तो यहाँ पर अब क्या आपको बताऊं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई या ऐसी खराबी दुनिया के अंदर है जो पाकिस्तानियों के अंदर नहीं है। किसी मुल्क के अंदर भी जाकर हम उसके ना तो कानून को फॉलो करते हैं और ना ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम पैसा हासिल करें, उसके लिए हमें जो मर्जी अपने वतन की इज्जत को दाव लगाना पे पड़ता है वो कर लें, अपनी जो है इज्जत बेइज्जती का भी एहसास नहीं होता हमें। तो यही वजह है कि दुनिया के अंदर आप देखें कि जहां भी कोई कोई काम ऐसा होता है जिसमें 2 नंबरी होती है तो उसमें पाकिस्तानी सरफहरिस्त होगा। कोई भी आप इंडिया सॉरी यूके के अंदर देखें, एक जो स्कैंडल आया था लड़कियों वाला, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? पाकिस्तानी। तुर्की के अंदर जो लड़कियों की वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही थी उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। तो इस तरह का जहां भी अभी यूनान के अंदर भी हुआ, उससे पहले बेल्जियम के अंदर आपने देखा कि वहां पर भी उनके जो कुछ जो डाटा था वो चोरी किया गया। हर मुल्क के अंदर जहां पर भी कोई आपको पता चल जाए कि वहां पर कुछ गैर मुल्कियों ने खराबी की है, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार कर ले अपने आप को कि जी उसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तानी होगा। तो ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं हम। जैसा हम अपने मुल्क के साथ करते हैं वही ट्रेनिंग, वही सारा कुछ फिर हम बाहर जाके करते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर देख लेना कि अपने मुल्क के अंदर आप कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो सही काम कर रहा हो, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है कि जो ईमानदारी के साथ इस मुल्क को सर्व कर रहा हो या जिसकी कोशिश हो कि मैं अपने आप को ठीक करूं और अपने मुल्क को बेहतर करूं। तो यही लोग निकल के बाहर जाते हैं जब वहां पर ये अपने पे वो करते हैं। तो बात तो फिर वही है कि हमारा जो है हमारा माइंड सेट है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमें जो बताया गया है, हमें देखे स्कूल और कॉलेजेस और घर के अंदर हमें कभी बताया ही नहीं गया कि आपने इस मुल्क को कैसे ठीक करना है या अपने आप को कैसे ईमानदारी के साथ अपने जिंदगी गुजारनी है। हम कलमा तो हम पढ़ लेते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि जी हम दुनिया के अब सबसे बेहतरीन जो है वो मुसलमान बन गए हैं और बाकी हमने कलमा पढ़ा, हम बेहतर हैं और बाकी सारे काफिर हैं। लेकिन मुसलमान बनने के साथ साथ अच्छा इंसान बनने का नहीं बोला जाता। माजरत के साथ हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने दूसरे के साथ अच्छा सलूक कैसे करना है, दूसरे को धोखा नहीं देना, सच बोलना है, दूसरे के पैसे को जो है वो उसका पैसा है उसके ऊपर कब्जा नहीं करना, ईमानदारी के साथ उसके साथ बिजनेस करना है, कारोबार करना है, अपने मुल्क के साथ आपने वफादारी करनी है। ये सारी चीजें हमें बताई नहीं जाती। हमें तो ये बताया जाता है कि जी आपने कलमा पढ़ लिया है, बस आपने जो है वो जन्नत के लिए कोशिश करनी है, उसके लिए आपने नमाज पढ़नी है, आपने रोजा रखना है, आपने भाई इस दुनिया के अंदर आप जो जिंदगी गुजार रहे हो उसको बेहतर कैसे करना है कि आपकी जो जिंदगी है दूसरे के लिए फायदेमंद कैसे बनेगी, ये हमारे उलमा कराम हमें बताते ही नहीं है। ये ना हमें घर में इस तरह की तरबियत की जाती है, ना हमारी मस्जिदों में, ना मदरसों में, ना स्कूलों के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है। तो जिस तरह के फिर हमने एक आदमी बनना है, एक इंसान बनना है, तो वो दूसरे के लिए नुकसान ही नुकसान है। उसने सिर्फ ये देखना है कि मैं आज दूसरे के साथ, यहाँ पर पता क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बात, ये लफ्ज जुमला बोला जाता है कि जी आज मैंने इतने की दिहाड़ी लगाई है। ये आपने भी सुना होगा कि दूसरे को जब आप धोखा दे के, उसको लूट के, उसके माल को गजब करके आप अपनी पॉकेट भर के लाते हैं तो बड़े फखर के साथ कहते हैं आज देखो जी आज मैं बड़ी दिहाड़ी लाई है। जब इस तरह का एक माइंड सेट हो कि उसमें फखर की बात बताई जाएगी कि जी आज मैंने फलां बंदे के साथ मैंने फ्रॉड किया और मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, उस पर जब फखर होगा तो कौन सा बंदा ऐसा होगा कि जो फिर वो बाहर जाकर अपनी इज्जत और अपने मुल्क की इज्जत के लिए काम करेगा। वो वहां पर भी दिहाड़ी लगाने जाएगा, वो वहां पर भी धोखा देने जाएगा।
वो वहां पर भी फ्रॉड ही करेगा। उसको ये गर्ज नहीं कि मैं जो गलत काम करूंगा उससे मेरे मुल्क की बदनामी होगी या उसके कुछ मेरे ऊपर भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो दिहाड़ी लगाने जाता है। तो वो दिहाड़ी के चक्करों में फिर वो यूनान हो, बेल्जियम हो, तुर्की हो, यूके हो, अमेरिका हो, वो पाकिस्तानी ही उसमें इन्वॉल्व होता है हर गलत काम में। और वो जाहिर बात है उसके माइंड में जो चीज बैठी हुई है कि मैंने जैसे भी ये पैसा हासिल करना है, उसके लिए सीधा या गलत काम वो ना तो उसे बताया गया है और ना ही उसको पता है कि मैंने क्या अच्छा काम किया है और मैंने माशरे के अंदर एक पॉजिटिव शहरी कैसे बनना है, वो उसे बताया ही नहीं गया। उसे ये बताया गया कि जी आपने नमाज पढ़नी है, आपने रोजा रखना, तो आपको 72 हूरें मिलेगी और आपने जन्नत हासिल करनी है। ये नहीं है कि आपने अच्छे काम करने हैं और अच्छे काम का क्या फायदा होगा, दुनिया के अंदर क्या फायदा होगा, उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। और ये इसमें मैं मेन अपने जो हमारे उलमा कराम हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे स्कूल हैं, वो इस सारी चीज के जिम्मेदार हैं। अभिषेक सर, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है, फाइनल क्या रिमार्क्स पेश करेंगे और इस न्यूज के हवाले से आपकी क्या राय है? अब मुजफ्फर भाई बोल रहे हैं उलेमा और इकराम, मतलब इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान हैज अ डार्क फ्यूचर, क्योंकि सब गलत है ना, सब गलत है। सोसाइटी को दोनों चीज कैसे कहेंगे, पाकिस्तान की समस्या है। कोई कह रहा है हुक्मरान गलत है, तो हुक्मरान कौन है जिसकी हुक्म माने? किसकी हुक्म मानते हैं आप? ये तो बताएं, ये हुक्मरान है कौन? पॉलिटिशियन। नहीं मैडम, खैर कहने अब आपका लिमिटेशन है तो मैं यही रोक देता हूँ इसको, क्योंकि आप लोग सोचने की क्षमता आपके हुक्मरान तो बहुत बड़ी चीज है भाई। आप पॉलिटिशियन का हुक्म मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपके यहाँ जूती में रखते हैं लोग, पॉलिटिशियन का हुक्म कौन मानता है? आपको देखिए, हर कोई गाली दे रहा है, लेकिन रूट कॉज पे कोई नहीं जाना चाहता। लोग मैसेंजर, दे आर शूटिंग द मैसेंजर, बट नो वन इज स्क्रूटिनाइजिंग द मैसेज। तो वहां पे जाना पड़ा है। पाकिस्तान के लोगों को बहुत बधाई देता हूं उनके क्रिएशन डे के लिए। इसी रास्ते पे चलते रहें। ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बहुत तरक्की याफ्ता रास्ता है, खुशहाली का रास्ता जन्नत है, की तरफ जन्नत की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है। अजीम कौम है, अजीमो गरीब शहंशाह, दुनिया की सबसे अच्छी कौम मुगल कौम, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिएशन ताजमहल, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज उर्दू, दुनिया की सबसे घटिया लैंग्वेज हिंदी, दुनिया की सबसे घटिया देश भारत, और दुनिया का सबसे घटिया कल्चर हिंदुस्तानी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो आपका क्या कहूँ, टेक्निकली हमारी हिंदी में इसको कहेंगे स्थापत्य दिवस, यानी डे ऑफ क्रिएशन। अब आप इसको पढ़ रही हैं डे ऑफ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस। सो लेट्स कॉल इट डे ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इज एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम सैनिटी। ये समझदारी से फ्रीडम का दिन है आपके लिए। इट इज एन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम रेशनैलिटी। It is an independence day from your culture. It is an independence day from truth. It is an independence day from your history. It is an independence day from your own mistakes. That's called Independence Day for Pakistan for you. थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।